जी जी। मैं आलोक जी को भी डिस्कशन में हूं। आलोक जी, एक इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप बिजनेस के साथ साथ पत्रकारिता के पॉलिटिकल एंगल को भी देखते हैं ठीक से। सरकार ने 2-3 दिन से एकदम से टॉप गियर में आ गई है कोविड के प्रोटोकॉल को लेके। मॉक ड्रिल आज आज पूरे देश में मॉक ड्रिल चल रही है, सब जगह लोग, मतलब एक भी पेशेंट नहीं है, सब अस्पताल में मॉक ड्रिल चल रही है, सब मंत्री लोग पहुंचे जा रहे हैं। आपको क्या खतरा लगता है? दो खतरों में एक खतरा, क्या ये इकोनॉमी को, जैसे खराब जो इकोनॉमी हो रही है उसको 2 साल तक ये उसी में छुपाते रहे कि भाई कोरोना की वजह से हम क्या करें, हम क्या करें, या ये भारत जोड़ो यात्रा की वजह से? क्योंकि दो में से एक कोई कारण तो है, या तो इकोनॉमी खराब हो रही है, ये इनके हाथ से निकल चुका है तो ये फिर कोविड का रोना रोएंगे, या ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के चक्कर में। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए आनंद जी, बिना आग के धुआं नहीं होता। दोनों शक जो आपके हैं, मुझे वो दोनों शक कुछ कुछ हद तक सही लगते हैं। आप सीधे ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हो रहा है, और ये भी नहीं कि इकोनॉमी की वजह से हो रहा है, और ये भी नहीं कि कोरोना कोई खतरा नहीं है। कोरोना एक चिंता है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि कम होती जा रही है धीरे धीरे। वैज्ञानिकों का कहना है, मैंने 2 दिन पहले एक डॉक्टर साहब से बात की, उनका कहना था कि अब धीरे धीरे ये, जैसे एक समय फ्लू बहुत बड़ी मारक महामारी हुआ करती थी, आज की तारीख में आपको फ्लू होता है, खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये एक समय आएगा जब कोरोना आपको हर साल हुआ करेगा, फिर आप उस पर ख्याल नहीं करेंगे। लेकिन आज की तारीख में सरकार, पहला सवाल तो है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ कर ये इसको देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए जो मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही भी कि साहब भारत जोड़ो यात्रा इस तरह चल रही है, इसमें बड़ा भारी खतरा है। इसके कुछ पहले तक, और ये इससे कुछ पहले तक नहीं, दूसरी वेव के समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रैलियां की, प्रचार किया, उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त तो इस देश में लाखों लोग बीमार थे और हजारों की संख्या में रोज मर रहे थे। तभी आप वो रैली कर रहे थे और तब आप नहीं थे। आज तो केसेस भी आप अगर देखें, चीन से बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं, अमेरिका से भी आ रही हैं, लेकिन भारत में आप पॉजिटिविटी रेट देख लीजिए, मरने के रेट देख लीजिए, कोई कहीं भी ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि आप कहें आज की तारीख में ये करने की जरूरत है। रहा सवाल मॉक ड्रिल का, ये मॉक ड्रिल कितनी काम आती है ये हम लोग उस समय देख चुके हैं, जिस वक्त इस देश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और लाइन लगी हुई थी, उस वक्त कोई किसी तरह की ड्रिल। तो वायरस ऐसा है कि वो रूप बदलता है, वो अपना चरित्र बदलता है। इस बार कहा जा रहा है कि साहब वो आपके जितने तरह के आपके पुराने लक्षण थे वो उसमें नहीं दिख रहे हैं, अब वो नई तरह से अटैक कर रहा है। तो आप जो ड्रिल करेंगे पुरानी तरीके से, वो कितनी काम आएगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इकोनॉमी की जो दशा है उसको लेकर चिंताएं हैं, और वो चिंताएं, ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि सरकार उस पे काबू पाना या उससे मुकाबला करना तो दूर, उसको ठीक से पकड़ने में भी अभी कामयाब नहीं हुई है। या जो बात अभी सिद्धू साहब कह रहे थे या अरुण जी ने कही कि एक तरह के लोग हैं जो आपको अचानक बहुत रफ्तार से, और ये इस कोरोना के बाद ये बात आई है, ये के शेप्ड रिकवरी। ये के जो है, इसको क्योंकि अंग्रेजी का अक्षर है, हिंदी में इसको समझाना बड़ा जरूरी है हर आदमी को। मैं जब भी इस पे बात करता हूँ ये बात समझाता हूँ कि अंग्रेजी का जो के लिखा जाता है वो ये एक खड़ा डंडा और उसके साथ में एक ऊपर और एक नीचे, ये लाइनें बनती हैं। तो जो एक लाइन ऊपर वाली है, कुछ लोग इस लाइन पे चल रहे हैं, एक लाइन ऐसी है नीचे जाने वाली, कुछ लोग इस लाइन पे चल रहे हैं। और चिंता की बात ये जो के शेप रिकवरी की बात है कि ऊपर जाने वाली जो लाइन है वो तेज है, खड़ी लाइन है, उस पर ज्यादा लोग नहीं है, कम लोग हैं, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मगर बहुत बड़ी जनसंख्या इस देश की है जो इस नीचे जाने वाली लाइन पर सवार है, यानी कि जिनकी दशा पहले से बेहतर नहीं, पहले जैसी नहीं, पहले से बदतर हुई है और लगातार होती चली जा रही है। और इसके तमाम कारक और कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों हुई है। उनमें एक बहुत गंभीर कारण इस कोरोना के बाद की दशा में है हेल्थ केयर कॉस्ट। इलाज पर जो खर्चा होता है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से मध्य वर्ग से लोग गरीबी की चपेट में जा रहे हैं। जो ऑक्सफैम का डेटा है वो कहता है पर सेकेंड 2 पीपल, हर सेकेंड 2 लोग, 50-55 लाख लोग साल में चले जा रहे हैं गरीबी की रेखा में, यानी मध्य वर्ग में से गरीब हो रहे हैं।
और ये अभी प्रोफेसर अरुण आपको बताएंगे, मेरा ख्याल है कि आजादी के बाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब लोग मध्य वर्ग से गरीबी में जा रहे हैं। अब तक गरीब से वो निम्न मध्य वर्ग में आता था, वहां से ऊपर जाता था, ये उल्टा सिलसिला चलना शुरू हुआ है। ये बहुत खतरनाक है। और इस वक्त एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम, और ये कहावत है हमारे आसपास, आपने भी सुनी होगी, लोग कहते हैं बचत करके कोई अमीर नहीं बनता। कोई पैसा बचा के कोई अमीर बना हो, ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अमीर बनने के लिए आपको अपनी कमाई बढ़ानी पड़ती है, अपना उद्यम करना पड़ता है। यहां जो हम इस वक्त देख रहे हैं, वो खास तौर पे, क्योंकि अभी शेयर बाजार का जिक्र किया प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने, और वहां ये बात हो रही है कि साहब, अभी मैंने देखा अडानी विलमार लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट लगा है। जिस दिन आईपीओ आया था वहां से 140% ऊपर हो चुका है, यानी 2.5 गुना उसका शेयर का दाम हो चुका है। ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक हो गई है। वो एफएमसीजी का काम करती है। अभी अंबानी साहब भी उस कारोबार में उतर गए हैं, उन्होंने भी अपना एफएमसीजी का कारोबार शुरू कर दिया है। ये वो लोग हैं जिनके कारोबार अचानक बहुत तेजी से भाग रहे हैं। कारोबार भाग रहे हैं या नहीं, शेयर के दाम भाग रहे हैं, उसको सपोर्ट मिलता है वहां से। बैलेंस शीट्स के बारे में कहा जा रहा है कि साहब, इंडिया इंक की बैलेंस शीट्स बड़ी हेल्दी हैं, एक से एक प्रॉफिट दिखाए जा रहे हैं, और इस वजह से अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी उम्मीदें जागती हैं। जब आप बैलेंस शीट में वास्तव में देखिए तो वहां क्या हो रहा है, वहां क्या बिक्री बढ़ रही है, कारोबार बढ़ रहा है, तो इसका जवाब मिलता है नहीं। बिक्री और कारोबार में बढ़त बहुत जगह नहीं है, कुछ जगह होगी, ऐसा नहीं सब जगह नहीं है। बिक्री और कारोबार नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है। ये जादू कैसे होता है? इस जादू के कुछ नमूने मैंने तो खुद प्रत्यक्ष देखे हैं। ये जादू ऐसे होता है कि कंपनी अपना खर्चा कम करती है, और जब कंपनी अपना खर्चा कम करती है तो कुछ खर्चा तो एफिशिएंसी वगैरह से कम होता है, लेकिन क्योंकि पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से कंपनियां एफिशिएंसी बढ़ाने में लगी हैं, तो अब एफिशिएंसी के खाते में बहुत कुछ बचता नहीं है। अब एफिशिएंसी के नाम पे ये होता है कि साहब, ये काम जो 3 लोग कर रहे हैं, अब इस काम को 2 लोग कर सकते हैं, या शायद एक ही कर सकता है। तो इनमें से 2 लोगों को आप या तो घर बैठाइए, या इनको बताइए कि अब हम आपकी तनख्वाह कम कर देंगे, आपका जो काम है इसमें आप, या तो हम आपकी छुट्टी करेंगे, या आपकी सैलरी 40% कम कर देंगे। अब आप बताइए क्या करना। तो अब वो मरता क्या ना करता। सामने अगर ऑप्शन हो, बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध हो, तो आदमी जाएगा, नौकरी कर लेगा दूसरी, कहेगा ठीक है भाई, छुट्टी करो, बाय। लेकिन अगर बाजार में सब तरफ यही हाल है, तो फिर वो कहेगा ठीक है साहब, मजबूरी है, क्या करो, आप कम कर दीजिए। उनमें से कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब, नौकरी कम कम तनख्वाह पे काम नहीं करूंगा, बाहर चला जाऊंगा। तो यहां ये जो हो रहा है, और यही वजह है कि हर साल करोड़ों में रोजगार देने वाली सरकार के मुखिया 75,000 नौकरियों का आयोजन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 75,000 नौकरी देने जा रहे हैं, लीजिए, हम इसका इतना बड़ा समारोह कर रहे हैं। संकट यहां है, आप कमाई नहीं बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था आगे की तरफ कैसे जाएगी, उसमें आपको तरक्की कहां से दिखेगी, ये एक सवाल है जिसका जवाब तलाशने की आवश्यकता है। और महंगाई इस साल का सबसे बड़ा कोई अगर हेडलाइन शब्द है तो वो महंगाई है। पूरे 11 महीने, 12वें महीने अब जा रहे हैं, अब हम, महंगाई काबू के बाहर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया है। और शुरू में कहा गया कि साहब वो इससे ग्रोथ पे असर पड़ता है, लेकिन क्या ग्रोथ पे रिजर्व बैंक की ढील से ग्रोथ बहुत तेज हो गई है? इसका जवाब मेरा ख्याल है प्रोफेसर अरुण कुमार हमसे बेहतर दे सकते हैं, और उनके पास इन सब तरह के सवालों के जवाब मौजूद हैं। मेरा सवाल आलोक जी से और प्रोफेसर अरुण कुमार दोनों से, जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, ये सारे मुद्दे सरकार को भी पता है। अब सवाल होता है कि सरकार इसके बावजूद, जानकारी के बावजूद, ऐसे फैसले क्यों ले रही है जिसमें किसान, मजदूर, वो सारे वर्ग जो उनको सत्ता में पहुंचाने के लिए कभी पीछे खड़े थे, वही पीड़ित हो रही है। यह पॉलिसी के पीछे कोई ना कोई सरकार का फायदा ही सोचेगा। केवल 5 उद्यमियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को नहीं चौपट कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी होगी, कहीं कोई ऐसी कोई सोच होगी इसके पीछे, जिसके चलते वो इन कमियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जो इससे इनका भला नहीं हो रहा है। राजनीतिक रूप से इनका नुकसान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका नुकसान है। सरकार आखिर किस हित में काम कर रही है?
नासमझी में उसे अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है, या वो जानबूझ के किसी और हित के साधने के लिए काम कर रही है और लोगों के हितों को देखा कर रही है। इस पर मैं थोड़ा सा आलोक जी पहले आप इस पे जी मैं दरअसल ये सवाल मैं उठाना ही चाह रहा था, जो ब्रजेश जी ने उठा दिया। मैं भी ये प्रश्न मेरे मन में है, इसका एक जवाब मेरे पास है। एक सरकार को ये सब पता है और सरकार को ये चिंता मालूम है, सरकार को नुकसान हो सकता है। ये हम सोचते हैं कि सरकार को नुकसान हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, इस सरकार को ऐसा लगता है कि अब वो एक वैक्सीन ऐसा ले चुकी है जिससे उसे किसी भी चीज का नुकसान नहीं होता है। वो किसी असली मुद्दे से होने वाले नुकसान से परे हो चुकी है। यही वजह है कि जब ये अभी हम सिद्धू साहब से पूछ रहे थे कि आप तो इतनी बड़ी यूनियन चलाते हैं, भारत तो पूरा चक्का जाम, एक बार अगर एचएमएस चक्का जाम कर देती थी तो पूरा देश रुक जाता था। आज की तारीख में क्यों एचएमएस चक्का जाम नहीं करती है? क्यों वो भारतीय मजदूर संघ जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में खड़ा हो जाता था सरकार की नीतियों के खिलाफ, वो कहाँ है? किसी को पता भी नहीं चल रहा है इस समय। इंटक, एटक सब कहाँ गायब हो गए हैं? उसका कारण यह है कि जो मनुष्य के बीच का जो विभाजन है, इंसान के बीच में जो तफरका या डिविसिव ताकत इस्तेमाल की गई है, वो इतनी ताकतवर हो गई है कि उसने आपको जोड़ने वाली जो तमाम शक्तियां थी, जो तमाम कारण थे जिससे आप जुड़ते थे, आपके जो हित थे जो आपको जोड़ते थे, उन पर वो प्रभावी हो गया है। और वो अब आप भूल गए हैं कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं प्राइवेट कर्मचारी हूं, मैं रेलवे का कर्मचारी हूं, मेरी कंपनी बिक रही है, ये सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि सरकार चूड़ी टाइट कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये इस सरकार को इस बात की आश्वस्ति हो गई है कि हम कुछ भी करते रहें, जब तक हम ये नफरती एजेंडा चलाते रहेंगे, बाकी सारी चीजें हमें माफ होती रहेंगी। इसीलिए वरना आप कोरोना में जिस तरह की बदइंतजामी कोरोना की सेकेंड वेव में हुई थी, उसके बाद कोई सरकार किसी तरह चुनाव जीत के वापस आ सकती थी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसका एकमात्र एक्सप्लेनेशन, कम से कम मेरी समझ से तो मुझे यही एक्सप्लेनेशन दिखता है, और यही वजह है कि उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कौन बेरोजगार हो रहा है, किसका रोजगार जा रहा है, कौन महंगाई से परेशान हो रहा है। वो उस धारा पर सतत काम कर रहे हैं, उसमें काम करने वाले लोग लगे हुए हैं। आप देखिए, उस काम में कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। आपको लगता होगा इकोनॉमी के आगे बढ़ने में ढिलाई हो रही है, आपको देश की तरक्की में ढिलाई हो रही है, महंगाई पे काबू में ढिलाई हो रही है, लेकिन वो जो लोग नफरत का एजेंडा चला रहे हैं, वो लगातार अपने काम में बिल्कुल समर्पित भाव से लगे हुए हैं। वो उस रास्ते से दाएं बाएं नहीं होते हैं। और कम से कम मुझे जो समझ में आता है, इस पर प्रोफेसर अरुण बता सकते हैं कि इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन हो कि सरकार की समझ में नहीं आता है, या वो कुछ लोगों को क्यों, वो जिन लोगों को बढ़ावा दे रही है, वो इन लोगों को बढ़ावा इसीलिए दे रही है कि ये लोग उनके इस एजेंडा को साधने में सहायक होते हैं। ये बात मुझे कहते अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन एक टेलीविजन चैनल अभी हाल में बिका, उसको लेके बड़ा डिबेट है कि साहब ये क्यों बिका, कैसे बिका। उसको थोड़ा और अंदर जाइए तो एक कहानी और मिलती है कि भारत के दो सबसे बड़े उद्योग समूहों के बीच कुछ महीनों पहले एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट हुआ, एक नॉन पोचिंग एग्रीमेंट हुआ। अडानी समूह और अंबानी समूह के बीच एक समझौता हुआ कि हम एक दूसरे के कर्मचारी तोड़ेंगे नहीं, हम आपके यहां से स्टाफ नहीं तोड़ेंगे, आप हमारे यहां से नहीं तोड़ेंगे। जिस दिन वो समझौते की खबर आई, उस दिन मैं बहुत हैरत में था, और आप लोग जितने जानकार लोग हैं सब हैरत में होंगे। ये दोनों लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे उस दिन तक जिसमें इन दोनों का काम होता हो। अब तो एफएमसीजी में दोनों आमने सामने हैं, लेकिन उस दिन तक अडानी के कारोबार और अंबानी के कारोबार लगभग अलग अलग कारोबार थे। उनके बीच में पोचिंग की क्या संभावना थी, यह मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब एनडीटीवी नाम का चैनल बिका है, तो यह ध्यान देना चाहिए कि एनडीटीवी नाम के चैनल को गौतम अडानी के समूह ने किसी प्रणॉय रॉय से या किसी बैंकर से या किसी दूसरे से नहीं खरीदा। उन्होंने जो बड़ी हिस्सेदारी खरीदी वो उन्होंने मुकेश अंबानी के समूह की एक कंपनी से खरीदी। तो वो हिस्सेदारी मुकेश अंबानी ने क्यों बेच दी, ये सवाल है। और उस हिस्सेदारी के बेचने से पहले दोनों कंपनियों के बीच नॉन कम्पीट एग्रीमेंट क्यों हुआ, ये दूसरा सवाल है। अभी तक के, अब एफएमसीजी दूसरा कारोबार हो गया है, लेकिन उस वक्त तक मीडिया इकलौता कारोबार
उस सौदे के बाद था जिसमें इन दोनों के बीच किसी तरह की पोचिंग की संभावना थी। जी तो जब आप जी सरकार की तरफ से देखते हैं तो ये वो लोग हैं जो उन तमाम तरह के माध्यमों को चला रहे हैं, उनको नियंत्रण कर रहे हैं। नहीं चला रहे हैं तो चलाएंगे, आज नहीं चला रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आज कोई भी चला रहा हो कल हम उससे खरीदेंगे और हम चलाएंगे। इसलिए आपको हमको आगे बढ़ाना है कि हम फिर आपके एजेंडा को बढ़ाने में सहायता करेंगे। और एजेंडा को बढ़ाने में ये सहायता कैसे करते हैं ये देखने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। आज शाम का, कल शाम का, पिछले साल भर का, पिछले 2 साल का, 3 साल का आप शाम का प्रोग्राम निकाल के किसी भी बड़े टेलीविजन चैनल का देख लीजिए, अखबारों की हेडलाइन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या वजह है कि इनके मालिकों को सरकार लगातार आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहती है। मैं आलोक जी सिर्फ एक जानकारी दर्शकों को भी दे दूं, अभी क्योंकि ये 25 दिसंबर को क्रिसमस को किस तरह से माइनॉरिटीज को कॉर्नर किया जा रहा है। क्रिसमस को इन्होंने कहा कि इन्हें वो तुलसी दिवस, तुलसी डे के रूप में मनाया जाएगा और तुलसी जयंती, माफ कीजिएगा। और लखनऊ में भी कुछ जगह और बाकी जगह भी खबरें आई, कुछ बजरंग दल के लोगों ने जाके तोड़फोड़ की, जो लोग क्रिसमस ईव मना रहे थे। मैं एक ही चीज बता दूं कि इनके जो स्वनाम धन्य हैं, जो प्रातः स्मरणीय बीजेपी के लोग हैं, ये जो तुलसी जयंती थी इसको शुरू करने वाले बापू आसाराम थे। मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं, दर्शकों को ये जानकारी रहेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा कि जब तुलसी जयंती मनाया करेंगे तो बापू जी का भी याद कर लिया करेंगे। लेकिन आलोक जी, मेरा प्रश्न वही रहा कि जब सब बेच देंगे तो बचेगा क्या? मतलब 2024 के बाद भी तो चलाना है मोदी जी को, अगले 30-40 साल। आनंद जी, और ये इसी सवाल का जवाब अब अगर पूछ लीजिए, इस वक्त आप बैठिए और इस पार्टी के प्रवक्ताओं से बात कीजिए तो वो इस बात पे नाराज हो जाते हैं अगर आप ये सवाल पूछें कि आप इसका जब होगा तब बताएंगे। है क्या, आप पब्लिक सेक्टर में सब कुछ करें ये डिजायरेबल नहीं है, ये सही बात है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि पब्लिक सेक्टर में सारे कारोबार हुआ करें, लेकिन आपने एक वक्त पैसा लगा के और जनता का पैसा लगा के पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े एंटरप्राइजेस खड़े किए हैं ना। आज की तारीख में आपको लगता है कि हाँ ठीक है, सरकार को इस कारोबार से निकल जाना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है। लेकिन सरकार अपना कारोबार बेचेगी तो क्यों बेचेगी और बेचने के बाद उस पैसे का क्या करेगी, इस सवाल का जवाब होना चाहिए। हम लोग सामान्य परिवार, घर परिवारों में होता है कि साहब ये वाली जमीन पड़ी है, इसको बेच दिया जाए। इसको बेच दिया जाने पर घर में क्या सवाल उठता है कि जमीन बेचकर जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे? क्या इस जमीन की आगे इससे अच्छी कीमत मिलने की संभावना है अगले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में? क्या आज हमें घर में कोई ऐसी बहुत बड़ी जरूरत है जिसकी वजह से आज इस जमीन को बेचने की आवश्यकता है? तीसरा, अगर कुछ नहीं है तो इस पैसे को हम क्या, आमतौर पे देखिए, अभी मेरे घर में एक प्लम्बर साहब आते हैं, हशमत अली, उन्होंने कहा कि साहब हमने अपना सब बेच दिया और हमने यहां से 20 किलोमीटर दूर 7 एकड़ जमीन खरीद ली है। तो यहां एक प्लॉट बेचा, वहां 7 एकड़ खरीद ली। उसका उन्होंने गणित बताया कि साहब मेरे इतने लड़के हैं, इनमें इतना इतना बढ़ जाएगा और उसके बाद अब हमें कुछ करना नहीं है, उम्र हो रही है, वहां से अधिया पे दे देंगे जमीन, हमको हर महीने इतना पैसा या इतना अनाज मिल जाएगा, अब हमें खर्चे की वो चिंता नहीं रह जाएगी। क्या सरकार ये कर रही है कि उस पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रही है जहां से उसको आगे नया पैसा मिलना शुरू हो जाए। अभी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वेतन और पेंशन, इसका बिल बढ़ता जा रहा है, हम इसको कैसे चुकाएं, इसलिए हम नई पेंशन स्कीम लाए हैं। मेरा मानना यह है, मैं भी कोई पुरानी पेंशन स्कीम का या सरकार के खजाने से पेंशन देने का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन पेंशन की व्यवस्था पर जिस दिन सवाल आया था उसी दिन कोई विद्वान यह काम करता कि जिस दिन नया आदमी नौकरी पर रखा जाता है उसी दिन से उसकी तनख्वाह का एक हिस्सा उसके पेंशन फंड के लिए एक जगह इन्वेस्ट किया जाए, जमा किया जाए, जहां से बाद में उसको पेंशन मिल जाए। अब ये आप उसको नई पेंशन स्कीम में करें या पुरानी पेंशन स्कीम में करें, लेकिन अगर आप हर साल बजट से पैसा लेंगे और पेंशन बांटेंगे और तनख्वाह बांटेंगे और वो पेंशन बढ़ती भी रहेगी। आज की तारीख में एक बड़ा सवाल और है, और ये सवाल जल्दी हमारे आपके सामने आने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग बड़ी मोटी मोटी पेंशन उठा रहे हैं, इनको इस पैसे की क्या जरूरत है, इसमें कटौती क्यों नहीं की जाती है, ये आप देख लीजिएगा। वजह क्या है कि अब जो जवान लोग हैं उनको तो पेंशन मिलती नहीं है, जो नई नौकरी में आए हैं, जो नई पेंशन स्कीम के तहत हैं।
जैसे ही ये प्रस्ताव आएगा वो सब बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न होकर सरकार के साथ हो जाएंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसको तो बिल्कुल कम करना चाहिए साहब। और जिन लोगों की पेंशन कम होगी शायद उनकी संख्या अब कम हो चुकी होगी। आज की जो बड़ी समस्या है, जो अभी सिद्धू साहब ने कहा, एक वक्त था नारा लगता था रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये नारा आपने कब सुना पिछली बार मुझे याद करके बता दीजिए। हमारे बचपन में नारे लगते रहते थे, हालांकि सरकार उससे नहीं बदलती थी। कोई सरकार इस वजह से बदल गई हो ऐसा मुझे याद नहीं आता है, लेकिन नारा तो लगता था कम से कम। आज की तारीख में नारा क्या लगता है? पेट्रोल 500 का हो जाए चाहे पेट्रोल 1000 का हो जाए, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आएगा तो आपने लोगों के मनोभाव में ये जो बदलाव कर दिया है, इसकी वजह से इस सवाल को कोई नहीं पूछ रहा है कि आप जो कंपनियां बेच रहे हैं वो कहां जा रही है, उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल आप देख लीजिए पिछले 10 साल से कम हर बार बजट में ये बताया जाता है कि फिस्कल डेफिसिट पूरा हो जाएगा क्योंकि इस बार का हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का ये टारगेट है और इससे इतनी रकम आ जाएगी। तो हम दरअसल गांव का खेत बेच के शहर में मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं जो 2 साल बाद किसी कीमत की नहीं रह जाएगी। उसमें पेट्रोल भरवाने के लिए फिर हम नया खेत बेचेंगे और कुछ दिन बाद जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर अब ठन गोपाल। ये परिस्थिति सरकार कर रही है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। आप पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे कारोबार में से निकलें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तब क्या जो काम आपको करना है स्वास्थ्य का, शिक्षा का और लॉ एंड ऑर्डर का, उसको आप एफिशिएंटली कर रहे हैं, उस पर आपने अपनी पकड़ बना रखी है, वहां भी आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। यहां तक कि अभी 4 दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने ध्यान सुना होगा कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, पिटाई कर दी। आपने वहां सिक्योरिटी गार्ड को यह हैसियत दे दी है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर भी ठेके पे दे रहे हैं, आप स्वास्थ्य को ठेके पे दे ही चुके हैं। शिक्षा का जो हाल हो गया है उस पर जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितने बड़े नेता हैं देश के, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और वो सभी पार्टियों के हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बाकी सबके भी वहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे स्कूल कैसे हैं और हमारे अस्पताल कैसे हैं। यहाँ एक बहुत सीधा तरीका है, अगर आप ये पाबंदी लगा दें कि लोग नल का पानी पिएंगे और जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो आपके थानेदार हैं, इन सबको अपने अपने नल का पानी पीना होगा। यहाँ आरओ वाली मशीन पर बैन लगा दीजिए आप, और बोतल में बंद पानी सरकारी आयोजनों में नहीं आएगा। आप देख लीजिए, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि 6 महीने के अंदर इस देश के हर शहर में पीने लायक पानी आपको नल में आता हुआ मिलेगा। क्योंकि ये सुविधा उपलब्ध है कि हम इस व्यवस्था से अलग रह सकते हैं, इसलिए हमें उस व्यवस्था को कचरा करने की आजादी मिली हुई है। और ये सिर्फ नल का पानी एक उदाहरण है। आप स्कूलों में कह दीजिए कि डीएम साहब के बच्चे जो सरकारी स्कूल होगा वहां पढ़ेंगे, और देख लीजिए आप स्कूल की क्वालिटी उस दिन के बाद से। ये पाबंदी आप नहीं लगाएंगे, ये और बहुत साल पहले जब दोहरी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ आवाजें उठती थी तब हम बच्चे थे, हमको समझ में नहीं आता था कि ये बात क्यों हो रही है। आज हमें समझ में आता है कि उस मॉडल का कितना बड़ा नुकसान इस देश को हुआ है और आगे होता जा रहा है। नीचे के आपके प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक सब जगह अब दोहरी शिक्षा प्रणाली लागू हो गई है। अब आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट स्कूल भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, और इसीलिए जो सरकारी संस्थान एक समय बहुत अच्छे एक्सेलेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, उनकी क्वालिटी और सुधरने के बजाय वहां से वो भी नीचे जा रही है। और साथ में जो ये प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, भी कोई आपको किसी बड़ी दूसरे लेवल पे ले जा रहे हो ऐसी बात नहीं है। नाम बहुत है, फीस बहुत है, खर्चा बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि क्वालिटी के नाम पर कुछ नहीं।